जी। जैसे तो इस केसेस में जैसे सीटी स्कैन भी कराना ज़रूरी हो जाता है या कुछ इस तरह, क्योंकि मेरे नहीं जी। पेरेंट्स पता है उसका हुआ ब्रदर का, तो डॉक्टर ने जी। इमीडिएटली कहा कि सीटी स्कैन करा के आइए, तो वो भी एक बड़ा मतलब फटाफट पैनिक सिचुएशन थी कि नहीं करवाना ही करवाना है इमीडिएटली। तो जी, ऐसा बिल्कुल। ये भी अगेन एक क्या कहते हैं मेडिकल डायलेमा है। अम, अब इसमें ऐसा है कि देखिए अगर बिल्कुल ठीक है, घर पे इलाज हो रहा है, तो मेरे बिल्कुल सीटी कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सीटी तब कराएँ जब एक तो किसी को जैसे रिस्क फैक्टर में क्या है कि ओल्ड एज ज़्यादा है या डायबिटीज़ है या वेट ज़्यादा है और ऐसा लग रहा है कि बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। तो उस केस में सीटी कराएँ, खासकर ऐसा लग रहा है कि अगर ऑक्सीजन डाउन जाने लगी है, जितनी नॉर्मली रहती है उससे 2-3 पॉइंट रेगुलरली डाउन रहने लगी है, तो सीटी कराएँ। और नॉर्मली इस हद तक अगर सीटी कराने की नौबत आती है, तो उस समय हमको एनीवे एडमिशन ले लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि पहले 5-6 दिन में ये देखिए ये वायरस कोई नुकसान नहीं कर रहा है शरीर को। जो शरीर है वो अपना नुकसान खुद कर रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि जब वायरस आता है शरीर में इन्फेक्शन करता है तो वो तो 6-7 दिन 8 दिन के बाद वायरस खत्म हो जाता है शरीर में। अपने आप ही बिना कुछ करे भी। बहुत ही कम कोई लोग होते हैं जिनमें ये वायरस लंबा चलता है और वो वायरस कुछ नहीं कर रहा। पर वायरस की वजह से उस वायरस को खत्म करने के लिए जो शरीर रिएक्शन करती है, वो रिएक्शन जो है वही शरीर को खुद नुकसान कर रहा है। इसीलिए हम उनमें स्टेरॉइड देते हैं कि ये शरीर का इम्यून सिस्टम मैंने कहा ना वीक हो जाए, वो इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ना करे। तो उस चक्कर में कहते हैं ना कि हमने ओवर रिएक्ट कर दिया और उसके चक्कर में अपना ही नुकसान हो गया। तो शरीर ये कर रहा है। अ, तो एनीवे अगर ऐसा लगता है कि 2-3 दिन के बाद ओके हैं तो ठीक है, नहीं तो 2-3 दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि तबीयत बिगड़ रही है आज की डेट में तो क्या कहते हैं अब तो हॉस्पिटल में बेड भी मिलने लगे हैं, अभी 1 महीने पहले जैसी सिचुएशन भी खराब नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई जेन्युइन इंडिकेशन है सीटी कराने की, खासकर अगर जैसे थोड़े बुजुर्ग हैं उनमें है, तो मेरे हिसाब से एडमिशन ले लेना एक ऐसे अस्पताल में जिसपे कि भरोसा हो क्या जो भी मतलब जहाँ पे भी ठीक लगे, वहाँ पे एडमिशन लेके कराना ठीक रहेगा। ठीक। थैंक जी, जी। यू। वीरेंद्र बेस जी। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मैं अभी कोविड से रिकवर हुआ हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि वैक्सीनेशन कब ले सकते हैं? हाँ, तो कोविड जब बिल्कुल ठीक हो जाएँ, उससे कम से कम 3 महीने बाद। तो आजकल जो ठीक। रिकमेंडेशन आ रही है वो 3 से 6 महीने आ रही है, तो मिनिमम 3 महीना तो है ही। पर बाकी आप 3 महीना अभी वेट करेंगे तो उतनी देर में क्या पता कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आफ्टर दिस कोविड थोड़ा एंजाइटी, फियर फैक्टर नेगेटिव और स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो रहा है, बट आई एम डूइंग जी। रेगुलर योगा तो उससे थोड़ा रिलैक्सेशन होता है। फ़ायदा रहेगा, बहुत फ़ायदा करता है। तो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन इससे जी। ज़्यादातर एंग्ज़ायटी जो लो लेवल की एंग्ज़ायटी होती है कम से कम वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और नई पैदा भी नहीं होती है। तो ये तो आपने करना ही करना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। आपको अभी कोविड हुए मतलब पहला लक्षण हुए कितने दिन हो गए? 1 पहली महीने से बार जब ऊपर हो। हुए? 1 महीने से ऊपर हो गया। तो देखिए पहली बात तो आप डेंजर पीरियड से आउट हैं। इस बार राइट। क्या हो रहा है पिछले साल की जो बीमारी थी उसमें दूसरा हफ्ता डेंजर पीरियड था। इसमें दूसरा, तीसरा और कई बार थोड़ा-सा चौथे हफ्ते का भी शुरुआत मतलब राइट। 23वें 24वें दिन तक भी थोड़ा-सा देखने में आया है कि परेशानी बढ़ सकती है, कि जो लोग पहले 15-17 दिन ठीक रहे हैं, वो 15वें 17वें दिन के बाद भी थोड़ा-सा बिगड़ रहे हैं। ऐसा इस बार देखने में आया है। परंतु अगर 1 महीना हो गया है, तो इसके बाद अब कोई ऐसा मतलब चांस नहीं है कि कुछ भी रहेगा क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने बताया ना शरीर में वायरस तो बहुत पहले खत्म हो चुका है जी, और जी, अब जी। जो है ये शरीर का जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो भी खत्म हो गया है क्योंकि अगर बुखार नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा मसल में पेन, फैटीग ये सब नहीं हो रहा है, तो मतलब जो शरीर का अंदर रिएक्शन है वो भी खत्म हो गया है। अब जी। जहां तक बात रही एंजाइटी की, तो जो एंजाइटी की देखिए 2-3 वजह हैं। एक तो नेचुरली एक तो कोविड से खुद ऐसा जैसे मैंने बताया कि देखा जा रहा है कि कोविड से रिकवर करने के बाद
काफी लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है। दूसरी बात जो स्वाभाविक है कि एक डर है मन में कि अभी हमें होके निकला है, तो अब और कुछ तो नहीं हो जाएगा या कैसे। तो उसके लिए मैं आपको मतलब बिल्कुल वो देना चाहता हूँ कि सांत्वना कि कोई ऐसी बात नहीं है। अगर 1 महीना हो चुका है तो आप कोविड को लेके तो एंजाइटी अपने मन से निकाल सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, नींद ठीक रखिए। अगर मुमकिन हो तो चाय कॉफी कम रखिए। उसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि एंजाइटी इतनी हो रही है कि कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट करें। अगेन जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ समय के लिए हल्की दवाई देने से ये लक्षण चले जा रहे हैं। दवाई तभी दी जाती है जब ये बिना दवाई के जो ये बाकी सारी तकनीक है वो काम ना करें। तो जैसे जिनको हम लोग रिलैक्सेशन टेक्निक्स बोलते हैं, अब वो वेस्ट में इतना एडवांस रिलैक्सेशन टेक्निक है, वो क्या है अगर वो देखेंगे तो यही आपका सब योग और प्राणायाम है ना। जी तो जो वो लोग अब पिछले 10 साल में रिकग्नाइज कर रहे हैं, हमारे हजारों सालों से चल रहा है। तो अगर आप राइट ये करेंगे तो ज्यादातर 90% इससे ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि हफ्ता भर चला गया और रेगुलर अच्छे से करने के बावजूद नहीं जा रहे हैं ये लक्षण, तो डेफिनेटली आपको दवाई हेल्प करेगी, आप कांटेक्ट करें तो काफी फायदा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू, सो नाइस जी ऑफ यू। सेम। और सीमा जी पूछना चाह रहे हैं। सीमा जी माइक अनम्यूट कर लें। डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड को भी ना 1 महीना हो गया ठीक हुए जी कोरोना से। तो उनका जी जो सीआरपी था वो 65 हो गया था, वो हाँ जी सीटी स्कैन था। तो हाँ अब जी उनके ना पैर में दर्द नहीं जा रहा, उनके जो ये थाइज होती है ना इनमें काफी दर्द रहता है, और सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते उन्हें हाफ गया है अभी हाफ भी। रहे हैं अभी भी ना। तो बुखार वगैरह तो नहीं आ रहा है इनको? ये बुखार नहीं आ रहा, इनका शुगर 150, कभी 200, कभी 100 ऐसे आता है। डायबिटिक है ये? नहीं पहले नहीं थे डायबिटिक, पर जब ये कोरोना हुआ तब इनके आराम नहीं आ रहा था, तो डायबिटीज चेक करवाई तो 600 आई थी। उसके बाद 600 फिर आई इनकी थी ना। डायबिटीज की दवाइयाँ शुरू हुई। जी। अच्छा, ये 100, 150, 200 जो आप बता रहे हैं, ये सुबह खाली पेट की शुगर है या दिन में किसी भी टाइम करने पे? खाली पेट की कभी 110 आती है, कभी 135 आती है, कभी 125 आती है। हाँ, हाँ। दुर्भाग्यवश यही हो रहा है कि जिन लोगों में थोड़ी बहुत भी जैसे डायबिटीज की टेंडेंसी भी होती है, ये कोविड में ऐसा देखा जा रहा है कि कोविड के बाद डायबिटीज हो जा रही है लोगों को। हाँ तो जी। जो थकान है, एक तो वो वही मैंने, एक तो ये डायबिटीज की वजह से भी हो सकती है। दूसरी बात, इस कोविड में कई बार थकान 2-2, 3-3 महीने चल रही है ना। अच्छा तो अच्छा। अगर और रिकवरी भी जैसे अगर 1 महीना जैसे अगर बीमार रहे हैं तो बहुत ज्यादा बेड में ही रहे होंगे, रेस्ट ही किया होगा, तो नहीं उस चक्कर 15 में भी दिन रहे हैं बिल्कुल। बेड पे, तो ये उसके बाद तो जी बैठते हैं एक्टिव अब है ना। आराम से। हाँ, एक वो घर में हमारे ऑक्सीजन नापने के लिए वो है मीटर, हाँ जो जी, उंगली वो में तो लगा के सबके नापते हैं। साथ हाँ, तो डेली अगर लेते हाँप हैं। रहे हैं लेकिन वो ठीक आ रहा है तो कोई हाँ घबराने वाली बात नहीं है, बट चेक कर लें। जैसे सीढ़ी चढ़ के आते हैं, उसमें एक बार हाँ। चेक कर लें। अगर सीढ़ी चढ़ अच्छा के अच्छा। आने में वो ड्रॉप हो रहा है ना, अच्छा अच्छा। तो फिर एक बार चाहे फिजिशियन को दिखा लें कि ये सीढ़ी चढ़ के आते हैं उसके बाद हो रहा है, या अगर ऐसा लगे कि हाँफना कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, या बैठे बैठे भी अब सांस फूलने लगा है, नहीं तो ये बैठे सारी बैठे चीजें। नहीं, जी। और बस एक बार शुगर का एक सीढ़ी बार चढ़ अच्छे से कंट्रोल आएगा। जी, अगर शुगर का एक बार अच्छे से कंट्रोल आएगा तो एक तो ये थकान कम होगी। दूसरी बात, ये जो बीमारी है इसमें थकान बहुत हो रही है। लोग महीनों महीनों तक बता रहे हैं कि माइंड और शरीर दोनों की, एक वो टर्म आपने सुनी होगी ब्रेन फॉग करके, कि जैसे मांसपेशियों में थकान हो रही है वैसे दिमाग में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कुछ धुंध सी फैली हुई है, मतलब कुछ भी चीज क्लियरली नहीं समझ में आ रही है। ये चीजें 1-1.5 महीने में, 2 महीने में चली जाती हैं। इसके लिए करें कि एक तो डाइट अच्छी लें, उनको भी थोड़ा सा एनकरेज करें, अगर वो योगा या प्राणायाम कुछ भी एक सिंपल सा वो करें, डेली एक्सरसाइज ही करते करें। हैं। हाँ जी। वो और जब उनको था कोरोना तब भी कर रहे थे, तभी वो फिर तब भी कर रिकवर रहे हैं हो ना। पाए। जी जी। और तीसरी चीज क्या कहते हैं, उनको ये बोले कि थोड़ा सा खूब फ्लूइड, मतलब नींबू पानी, चाहे आप जैसे डायबिटीज की दिक्कत है तो उसमें चीनी नहीं डालें और शुगर फ्री भी मत डालें, बस नींबू पानी, एक चुटकी नमक, ये पी लें, या नारियल पानी पी लें, तो हाँ इससे जी। फिर ये थकान वगैरह कम होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। जी जी। इसमें डॉक्टर साहब जो लंग्स में किसी के इन्फेक्शन हो जाता है और लंग्स में फिर हाँ कोई जी रह जाता है, तो उसमें कितना समय लगता है उनको रिकवर होने में? जी। तो उसमें कई बार वो कह रहे हैं कि मतलब महीना, 1.5-2 महीना भी लग जाता है।
लंबा समय लगता है, पर जैसे सीटी स्कोर रहता है तो हमने अक्सर देखा है कि जैसे जिन लोगों को मतलब 20-21 सीटी स्कोर भी है, जो कि बहुत ज्यादा है, उसमें भी जब वो रिकवर कर देते हैं तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि लंग में डैमेज तो हुआ है, पर अब वो डैमेज रिकवरी की तरफ है, वो स्लो रिकवरी ही होती है, और जितना ज्यादा डैमेज होता है उतना टाइम लगता है रिकवरी में, परंतु एक बार रिकवरी की तरफ चला जाता है तो फिर उसका कुछ करना नहीं होता है। वो ऑटोमेटिक हीलिंग होता है। हाँ जी, तो कहते हैं अक्सर जिन लोगों में ज्यादा होता है उनमें कुछ 1-2 महीने बाद एक बार सीटी करा के देख लिया कि कहाँ तक बात पहुंची है, पर ऐसे रेगुलर मॉनिटरिंग की उसको जरूरत नहीं होती। लंग्स के लिए तो बेस्ट है कि ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहें, उससे अपना लंग्स जो है वो मॉनिटर होते रहेंगे। और ऑक्सीजन में भी जो 3 मिनट या 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं कि 3-4 मिनट चल ले, थोड़ा सा जल्दी जल्दी अगर चल पाए, जितनी भी जल्दी चल पाए, 3 मिनट 4 मिनट चढ़ के फिर पहले ऑक्सीजन नाप ली, फिर 3 मिनट या 4 मिनट चले, फिर ऑक्सीजन नाप ली। अगर 2 या 2 से ज्यादा गिर रहा है तो उस केस में इसका मतलब है कि अभी लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। बाकी मैंने जितना लोगों से बात की कि अगर वो ठीक से रिकवर हो जाते हैं तो फिर जो लंग्स में हुआ है उसके बारे में बहुत ज्यादा मतलब डॉक्टर्स भी परेशान नहीं रहते कि मतलब वो ना सीटी एक्सरे कुछ कराने को नहीं बोलते। जिन लोगों को दिक्कत चालू रहती है कि ऑक्सीजन नहीं ठीक से बरकरार रह रही और ये सब चीजें हैं, इनमें तो खैर देखना पड़ता है, पर जिन लोगों की ऑक्सीजन ठीक रह रही है उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो भी बिल्कुल रिलैक्स हैं कि कोई देखने की जरूरत नहीं। जैसे मेरे पास मतलब हमारे भी पर्सनल में वो हैं, तो उनको भी हुआ, सीटी स्कोर गया 10 के आसपास, अभी ठीक है, तो उसमें भी उन्होंने बोला है कि कोई अब सीटी दोबारा से कराने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, जी मेरे फादर इन लॉ के साथ मेरी बेटी को भी था कोरोना। जी उसका टेस्ट ही नहीं कराया क्योंकि हम हॉस्पिटल में थे। उसका हाँ कुछ जी नहीं हुआ, हाँ माइल्ड जी था। उसका हाँ जी, वैक्सीनेशन कराएं। वही मैंने बताया ना कि जब वो ठीक टेस्ट है में तो पता ही नहीं, हाँ टेस्ट कराया नहीं, तो था अब ना ये था। तो अब मान के चलिए कोविड है, मतलब जब टेस्टों की भी दिक्कत हो रही थी तब तो डॉक्टर कह रहे थे कि देखिए आज की डेट में इस टाइप की और कोई बीमारी नहीं है ना, तो टेस्ट कराएं नहीं कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो इतने सारे लोग देखे हैं जो कि मतलब डॉक्टर्स देखे हैं जो कि मतलब टेस्ट कराते ही नहीं है, कोरोना मान के इलाज करें, क्योंकि उनकी भी बात सही है। आप आज टेस्ट बुक कराएंगे, कल आएगा, 2 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, 3 दिन के बाद आपको पता चलेगा कोरोना है, आपने 3 दिन लूज कर दिए, तो वो मान के ही चलते हैं। आप मान लीजिए कि अगर आप मतलब फादर को था, किसी को था, तो बेटी को भी वही होगा। बच्चों में काफी माइल्ड हो रहा है, पर फिर भी जस्ट टू बी सेफ मिनिमम 3 महीने रुकना है वैक्सीनेशन कराने से पहले। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और जिनको फर्स्ट इंजेक्शन लग गया है वो सेकंड इंजेक्शन वो भी 3 महीने का गैप, मतलब कोई भी वैक्सीन का इंजेक्शन जो है वो कोरोना से रिकवर होने के मिनिमम आज की डेट में कम से कम गाइडलाइन है कि 3 महीने के बाद कराना है। पारस जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा था, वीरेंद्र जी ने भी बोला था और अभी दीदी ने भी बोला, वैक्सीनेशन का क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं भी पूरा ना कोविड के ऊपर थोड़ा सा मेरे को कोविड हुआ था, पूरी फैमिली को हुआ, थोड़ा सा दोस्तों से पता लगा था। वैक्सीनेशन के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप अपना एंटीबॉडी चेक करा लिए, उससे भी पता लग जाता है। एक्चुअल में कभी कभी किसी को लगता है कि एक दिन का बुखार है, मगर उसको होता ही नहीं कोविड। वैक्सीनेशन अपना एंटीबॉडी से कंफर्म हो जाता है कि इसको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ। मैंने कहा उनके लिए क्वेश्चन का आंसर था। हाँ जी, नहीं नहीं जरूर एंटीबॉडी से हो जाता है, लेकिन उसमें भी अब और पेचीदगी है। उसमें 2 किस्म की ये है कि जो नॉर्मली एंटीबॉडी हो रही है उसका एक तो, हाँ जी ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर एंटीबॉडी है तो मतलब कोरोना हुआ था, लेकिन अगर एंटीबॉडी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों में कोरोना के बावजूद उत्पन्न नहीं हो रही है। तो अगर है तो फिर तो हुआ ही था, मतलब या तो वैक्सीनेटेड हो तो एंटीबॉडी होगी, या कोरोना हुआ होगा तब हुई होगी। लेकिन नहीं आने में क्या हो रहा है कि कई बार ऐसा देखने में मिल रहा है कि अब वो किसके ऊपर है वो किसी को नहीं पता, पर कुछ लोगों में उत्पन्न ही नहीं हो रही है। जैसे वैक्सीनेशन का भी कितने सारे लोग हैं जिन्होंने 2 डोज लगवाई, उसके 2 हफ्ते के बाद अपनी एंटीबॉडी चेक करी तो उनके में भी एंटीबॉडी नहीं आई। तो ये वायरल बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे डेंगू भी होता है, तो डेंगू भी तो एक वायरल बीमारी ही है। जैसे कोरोना है वैसे ही डेंगू है। कोरोना खांसने छींकने से फैलता है, डेंगू मच्छर से फैलता है, पर डेंगू की भी कहाँ एंटीबॉडी पैदा होती है। और इसीलिए जिन लोगों को डेंगू हो जाता है उनको फिर बार बार भी हो जाता है।
तो इसीलिए अगर एंटीबॉडी आ जाती है तो ये आपकी बिल्कुल बात सही है कि कोरोना था, पर अगर नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं था, ऐसा हो सकता है कि था लेकिन हमारे शरीर में बस एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई। मगर अगर जिसकी एंटीबॉडी नहीं बनी है उसको तो फिर लगवानी चाहिए ना वैक्सीन बेसिकली। नहीं, लेकिन हाथ के हाथ नहीं, क्योंकि एक दूसरी बात ये भी है कि जो हम बहुत सारी किस्म की इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, हम जो नॉर्मली लैब से टेस्ट कराते हैं उसको वो जनरल एंटीबॉडीज होती हैं, फिर एक बहुत स्पेसिफिक स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडीज करके होती हैं, वो ऐसे ना कॉमनली होती हैं और सारी लैब्स ये चीज ऑफर भी नहीं करती हैं। सिर्फ एक वही एंटीबॉडी है जो कोविड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। आज की डेट में ये आ रहा है कि अगर एंटीबॉडी मतलब जैसे ये बात आपने बोली, उसमें इन जनरल ये टेस्ट है कि अगर कोविड के बाद बहुत जल्दी वैक्सीनेशन लगा लेते हैं तो कुछ लोगों को उस वैक्सीनेशन का एक तो बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रहा है, दूसरी बात जो कोविड के टाइम पे बनी हुई टेम्पररी एंटीबॉडीज हैं वो उस वैक्सीनेशन को खत्म कर दे रही हैं, तो उस वैक्सीनेशन का फिर फायदा नहीं हो रहा है। तो एज अ जनरल रूल मतलब जो आज की डेट में ऑफिशियल रिकमेंडेशन है कि कोरोना खत्म होने के 3 महीने के बाद लगाएं तो वो सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। पर मैंने ये भी बोला कि जैसे अगर अब हम वेट करेंगे तो हो सकता है कि गाइडलाइन बदल जाए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर जैसे कोरोना हो गया, फिर मैंने सुना है कई लोगों को 3 महीने बाद दोबारा हो जाता है, फिर 2 महीने बाद दोबारा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है डॉक्टर? जी, वही मैंने जैसे बोला कि अगर आपके शरीर में इम्यूनिटी या एंटीबॉडी नहीं जनरेट हुई कोरोना होने के बावजूद, तो आपका तो रिस्क बरकरार है ना? तो इसकी वजह से हो जा रहा है। तो अगर जैसे किसी को बार-बार हो रहा है, तो एक बार ये जरूर ध्यान दे कि ऐसा कोई वो जैसे कई बार ना बहुत छोटी सी कोई आदत होती है जिसकी वजह से कि कोरोना हो रहा होता है। तो ये चीज ध्यान दें कि अगर किसी को जैसे रिपीटेडली हो रहा है, तो क्या ऐसा है कि वो मजबूरनवश काम पे जा रहे हैं और वहां पे एक्सपोज हो रहे हैं, ये हो रहा है, या जो लोग जैसे डॉक्टर हैं उनको बार बार हो रहा है क्योंकि वो लगातार ही ड्यूटी पे जा रहे हैं कोरोना से रिकवर होने के बाद भी, या और कोई लोग हैं जिनका ना बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेक्शन है, उन लोगों को भी बार बार हो रहा है, तो उस चीज पे ध्यान देना जरूरी है। बाकी यही दिक्कत है कि कोरोना होने के बावजूद प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं हो रही। और आपने बिल्कुल सही समय बोला, 2 से 3 महीने जो कोरोना होने के बाद प्रोटेक्शन होता भी है वो 2 से 3 महीने के लिए होता है, उसके बाद फिर से कोरोना होने की संभावना हो जाती है। ओके डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। सारिका बेदी जी पूछना चाह रहे हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे भी कोरोना हुआ था, अप्रैल में हुआ था, तो उसके बाद मैं रिकवर हो गई, घर पे ही मैंने होम आइसोलेट किया अपने आप को। हाँ तो जी। मुझे खांसी वांसी नहीं थी, सिर्फ मुझे स्मेल टेस्ट किया था। हाँ जी। तो उसके बाद मैं ठीक हो गई। ठीक होने के बाद मुझे अब जैसे मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेरे वो मुझे कह रहे हैं कि आपको डिप्रेशन हो गया है। मुझे एक्चुअली सर में ना एकदम वायरिंग से शुरू हो जाती है, हेडेक रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे फिजिकली कोई नहीं है, सिर्फ माइंडली ये चीज हो गई है मेरे साथ। समझ गए। मैंने न्यूरो वाले को दिखाया, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी है, वो एकदम दिमाग एकदम सुन कर देती है, जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वही दिक्कत चालू हो जाती है नेचुरली। तो ये जो सर में जैसे करंट लगना या कुछ सेंसेशन दौड़ना या सर दर्द होना, बहुत ज्यादा जैसे जो मतलब है भी नहीं उनके सपने आते हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी, समझ गए। और नींद भी शायद डिस्टर्ब हुई होगी इसी चक्कर में। नींद बिल्कुल नहीं आती रात को, जैसे जब भी खुल जाती है ऐसा लग रहा है पता नहीं एकदम से कुछ हो गया। हाँ जी, एकदम तो खुल जाती है। हाँ नेचुरली। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे फिर से वही यही हम लोग तो यही आप भी जैसे हैं वही कि इतने सारे लोगों को कोरोना के बाद ये लक्षण हो रहे हैं, और ये फिर अगर इतना हो रहा है तो ये दवाई से ही ठीक होगा। न्यूरोलॉजिस्ट ने अगर देख लिया है, अगर अपनी तरफ से उन्होंने कोई न्यूरोलॉजिकल दिक्कत नहीं बताई, डिप्रेशन बताया है, तो एक बार साइकियाट्रिस्ट को, चाहे आप हमें कांटेक्ट कर लें चाहे जिनको भी, एक बार साइकियाट्रिस्ट को दिखा लेने से बहुत फायदा होगा। टेस्ट कराने के लिए बोला है, करा लीजिए, सेफली जाइएगा, बस जहाँ पे भी जाए एमआरआई कराने भी सेफली चले जाइएगा। अगर एक बार उनको ऐसा लगता है कि एमआरआई भी ठीक है, तो डिप्रेशन के लिए साइकियाट्रिस्ट से इलाज ले लेना ज्यादा ठीक रहता है। इसको डिप्रेशन नहीं बोलेंगे,
एंजाइटी बोलेंगे और एक बार थोड़ा सा और गहराई में बात करना पड़ेगा। उससे खैर चलिए डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, मैनेजमेंट जो है उसके अप्रोप्रिएट कर लेते हैं। तो कह रहे जैसे दोनों ही मैंने आपको, फिर एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों ही है। डिप्रेशन दोनों है, हाँ। तो ये हो रहा है, इसकी अच्छी बात ये है कि ये ठीक हो जाता है अगर हम बिल्कुल माइल्ड सी दवाई लें। तो अगर जैसे काफी सारे लोग क्या करते हैं कि एक हद तक तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज सबसे कितना भी सिवियर हो कुछ तो फायदा होगा। एक लेवल के नीचे है तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, लेकिन अगर एक लेवल के ऊपर है तो हम कई बार कोशिश करते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ खासकर हमारे इंडियन सोसाइटी में ये धारणा है कि साइकेट्री की दवाई लेने से, जैसे आपने भी बताया कि वो अगर बिल्कुल सही तरीके से टाइट्रेट करके नहीं तो कई बार जैसे दिमाग सुन हो गया, या ये अक्सर धारणा है कि भाई ये तो दवाइयां सिर्फ सुला देती हैं। अब ये बात सही है क्योंकि 1990s से पहले ऐसा ही था। अभी 1990s के बाद हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां आई हैं कि अब वो सब धारणाएं गलत हैं, पर हमारी अभी भी वही क्या कहते हैं ना, बिलीफ चल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम इस चीज के बारे में हुआ नहीं है। और अब की जो दवाइयां हैं, जो पिछले 25 साल में आई हैं दवाइयां, वो दवाइयां ना एडिक्शन कराती हैं, ना अगर हम चाहें, अगर हम नींद कराना चाहें तो नींद कराते हैं, और अगर हम चाहें कि नींद नहीं आनी चाहिए तो वो भी हो जाता है। मतलब अब टोटली डॉक्टर के हाथ में है कि डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ज्यादा नींद आ रही है तो ऐसी दवाई दें जिनमें नींद ना हो, या नींद नहीं आ रही है तो ऐसी दवाई दें जिससे नींद बढ़िया हो। तो ये सब आज की डेट में मुमकिन है। मेरे हिसाब से आप एक बार कांटेक्ट करें जरूर, बहुत अच्छे से क्या कहते हैं नहीं, बट ये सर मैं दवाई ये से पूछना इसका चाहती इलाज हूँ, हो ये सकता तो है। ना किसकी हैबिट ही बनी रहे कि मुझे तो मेडिसिन खा के ही सोना है, मेडिसिन खा के हाँ ही मैं जी, ठीक होंगी। आपका बिल्कुल वैलिड सवाल है, 100% जो है ये बिल्कुल सही है। जैसा मैंने बताया कि अगर जैसे डॉक्टर लिखे बिल्कुल वैसे दवाई खाई जाए तो इसकी एडिक्शन का पोटेंशियल 0 है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो हैं वो सेल्फ मेडिकेशन जिसको बोलते हैं, कि मतलब डॉक्टर की सलाह के अलावा एक्स्ट्रा दवाइयां खाना, जितनी लिखी है उससे लंबे टाइम खाना, या जितनी लिखी है उनसे कहीं ज्यादा खाना। जैसे क्या होता है कि हमने दवाई लिखी, मान लीजिए आराम नहीं आया, कई बार नहीं आता, तो अगली बार हम वो दवाई बढ़ाने की जगह उसमें साथ में कोई दवाई ऐड कर देते हैं, उससे आराम आ जाता है। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है अच्छा चलिए एक दवाई खाने से आराम नहीं आया, हम 2 खा लेते हैं, अब हम 3 खा लेते हैं, अब हम 4 खा लेते हैं। उस चीज में एडिक्शन होती है। अगर जैसे दवाई दें वैसे जैसे लिखी है वैसे खाएं तो इस दवाई का एडिक्शन नहीं होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसकी जरूरत कुछ समय तक बनी रहे। जैसे अब चश्मा है, मेरे को लगा है, अब मैं कितने सालों से, अब तो 25-30 साल हो गए लगाते लगाते चश्मा, अगर मैं अभी भी ये चश्मा उतार देता हूँ तो मुझे ठीक से नहीं दिखता है। तो मैं यही एग्जांपल देता हूँ सबको कि मुझे इस चश्मे की एडिक्शन नहीं है, जरूरत है। ऐसे ही जो लोग बीपी, शुगर, थायराइड की दवाई खाते हैं, जब वो बंद कर देते हैं ये दवाई तो उनकी बीपी, शुगर, थायराइड गड़बड़ा जाता है ना। तो इसका मतलब उनको उस दवाई की जरूरत है, ना कि एडिक्शन है। एडिक्शन होता है कि हम कोई दवाई की इंडिकेशन नहीं है शरीर में फिर भी खा रहे हैं अच्छा फील करने डॉक्टर के ने लिए। वही उन्होंने बोला कि 6 मंथ तक आपको खानी पड़ेगी। जी, अगर आपको आराम लगे तो आप कंटिन्यू करें, अगर आपको नहीं लगे तो चाहे डॉक्टर साहब को, चाहे अगर आप हमें दिखाना चाहें, दिखा के एंड मतलब मैंने जैसे बताया ना कि जो सिर्फ दिमाग सुन करने से इलाज नहीं होता है इसका, कई बार और भी क्या कहते हैं मतलब और भी अच्छी दवाइयां हैं जिससे ना तो ये सुनपन आता है और ये लक्षण सारे चले जाते हैं। सारिका जी, आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, किसी ऑनलाइन ग्रुप में हाँ है? जी सर, हाँ जी सर, मैं शाम के ग्रुप में हूँ, मॉर्निंग में भी अच्छा, आती हूँ कभी हाँ, तो कभी। उसमें मैसेज होगा, डॉक्टर साहब का नंबर है, आप डॉक्टर साहब ठीक से है, फिर और कांटेक्ट करके बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठीक है समय सर, कम है। रितिका जी, आप ठीक है कुछ सर, बात करना चाह रहे हैं? थैंक रितिका यू बच्चन सर। जी, वेलकम, नमस्कार। आपका म्यूट है, रितिका जी अनम्यूट कर लें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने दोनों वैक्सीनेशन लगवा लिए और हाँ जी, मुझे अभी मतलब 4 अप्रैल को मैंने सेकंड वैक्सीनेशन भी करवाया अपना, हाँ जी, और मैंने एंटीबॉडी टेस्ट अभी लास्ट वीक कराया, मतलब हाँ जी, 40-45 डेज के बाद। तो मेरा हाँ जी, 40 वो आया है, जो भी आता है ठीक है। रेशो। हाँ जी, और मेरे ठीक है। हस्बैंड और बेटे ने भी कराया एंटीबॉडी टेस्ट, हाँ उन जी, दोनों का 400 आया है। दोनों हाँ ने जी, वैक्सीनेशन करवाए हैं दोनों, और हाँ जी, दोनों मेरे हस्बैंड और बेटे को लास्ट ईयर कोरोना भी हुआ था।
अच्छा जी। तो सर इसका क्या लॉजिक है कि जिनको कोरोना हुआ है उनका एंटीबॉडी 400 आ रहा है और मुझे नहीं हुआ, मैं जबकि रही हूँ घर में, साथ में सबको हुआ था, मेरे को नहीं हुआ हाँ जी, हाँ बाय जी, द गॉड ऑफ ग्रेस। हाँ जी, और जी, अब मैंने एंटीबॉडी टेस्ट तो हम सबने एक साथ ही कराया। हाँ सर जी, हाँ इसका जी, मुझे लॉजिक पूछना आपसे। हाँ जी। देखिए ऐसा होता है कि जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो शरीर उसके खिलाफ एक रिएक्शन पैदा करता है उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, जिसको कि हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं। वो एंटीबॉडीज जाके उस इन्फेक्शन के ऊपर चिपक जाती हैं और फिर कुछ दूसरे सेल्स होते हैं जो आके वो इन्फेक्शन को खत्म कर देते हैं एंटीबॉडी को पकड़ के। अब ऐसा होता है कि जब एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो शरीर के अंदर उसकी याद बन जाती है, मेमोरी बन जाती है, ताकि जब अगली बार वो इन्फेक्शन हो तो शरीर उतना समय नहीं लगाता वो एंटीबॉडीज को बनाने में। तो अगली बार जब इन्फेक्शन होता है तो वो एक तो जल्दी बन जाती है और ज्यादा बन जाती है। तो अगर हस्बैंड को और बेटे को पहले वायरस हो चुका है, कोरोना हो चुका है, तो उनके अंदर वो शरीर अब कोरोना को पहचान चुका है और उसके अंदर ऑलरेडी वो सिस्टम बन चुका है एंटीबॉडीज का। तो इस बार जब उन्होंने वैक्सीनेशन लगाई होगी तो आपको तो पहली बार शरीर में एक्सपोजर हो रहा है उस चीज का, तो एक सर्टेन लेवल तक जितना उनके शरीर ने पहली बार रिएक्ट किया होगा उतना आपको इस बार वैक्सीनेशन के बाद हुआ। और क्योंकि उनके यहाँ ऑलरेडी उनके शरीर में क्या कहते हैं वो एक्सपोजर हो चुका था, तो उनको वैक्सीन का रिएक्शन स्ट्रॉन्गर हुआ, इसलिए एंटीबॉडी ज्यादा है। पर एक चीज मैं फिर से बताना चाहूंगा कि हम ये सारे अगर आप किसी से भी जो लोग कोरोना ट्रीट कर रहे हैं उनसे पूछें कि एंटीबॉडी आजकल प्रूव हो रहा है कि कोई गारंटी नहीं है कि अगर एंटीबॉडी हो तो इन्फेक्शन नहीं होगा, या फिर अगर इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबॉडी आएगी भी। जो मैं पहले भी बता रहा था कि लोगों को ऐसा देखा गया कि एंटीबॉडी है फिर भी इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि शायद वो जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी तो है पर वो कोरोना के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं करा रही है। और जो एक खास एंटीबॉडी होती है जिसको स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी बोलते हैं, वो हर जगह इतनी आराम से होती नहीं, वो कॉस्टली भी शायद काफी ज्यादा होती है और बहुत मतलब रेयरली कोई ऐसी जगह मिलती है जहां पे कि वो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी करी जाती है। कुछ एक ये जनरल लेवल के एंटीबॉडीज हैं जो ये लोग रिपोर्ट में देते हैं। ओके जी तो सर 40 एंटीबॉडीज मतलब सफिशिएंट है? हाँ, मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि उसका कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है, मतलब 40 को आप सफिशिएंट इनसफिशिएंट ना समझे। देखिए अगर आप इनसफिशिएंट समझे तो फिर भी ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि हम इसको सफिशिएंट समझ के और अपना गार्ड डाउन कर दें और पहरा डाउन कर दें कि अब तो हमारे अंदर एंटीबॉडी है तो हमें ये नहीं हो सकता। जैसे कुछ वैक्सीन होते हैं या कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो एक बार हो जाएं तो दोबारा नहीं होते, जैसे चिकन पॉक्स है। अब चिकन पॉक्स एक बार किसी को लाइफ में हो जाता है तो उसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज पैदा हो जाती है कि उसको जिंदगी भर कभी दोबारा चिकन पॉक्स नहीं हो सकता, है ना। 100% मतलब उसकी प्रोटेक्शन है। पहले अगर आई डोंट नो कि आपके टाइम पे लगा, नहीं तो और जो पहले की जनरेशन थी उनमें वो स्मॉल पॉक्स का लगाते थे इंजेक्शन, वो उसलिए लगाते थे कि स्मॉल पॉक्स वो काउ पॉक्स के लिए होता था कि माइल्ड इन्फेक्शन अभी कर दो। वैक्सीन यही तो करता है कि शरीर में अभी माइल्ड इन्फेक्शन कर दो तो वो शरीर उसको तो खत्म कर देगा, लेकिन अब शरीर ट्रेन हो गया उसके लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो अगली बार जरा सा भी वायरस शरीर में आएगा तो वो बीमारी पैदा करने से पहले ही शरीर उसको खत्म कर देगा। लेकिन ये वाली एंटीबॉडी पहली बात तो कोविड में 100% नहीं बन रही है, कुछ लोगों में बन रही है, कुछ लोगों में नहीं बन रही है। दूसरी चीज खत्म हो जा रही है 2-3 महीने के बाद। और तीसरी चीज, जो चीज हम नाप रहे हैं वो तो आ गया कि ये इस चीज से प्रोटेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो एंटीबॉडी कितनी भी हो अभी अगले कुछ महीनों तक, कम से कम मैं तो कहूंगा इस साल तक, आप उतना ही अपने आप को सिक्योर करके चलें जैसे कि अगर आपने ना वैक्सीनेशन लगवाया था और ना ही क्या कहते हैं कोविड हुआ था और ना ही एंटीबॉडी है। वैक्सीनेशन से फायदा जरूर है बट मान के चलना है कि फायदा नहीं है। फायदा तो है, तभी पूरे देश में लग रहा है, और अगर एक बार सबको वैक्सीनेशन लग जाएगा तो ये बीमारी भी काफी हद तक खत्म हो ही जाएगी। परंतु हमको मान के ऐसा चलना है कि इसका फायदा नहीं है, तभी हम सेफ रहेंगे। जी सर, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, रितिका बस्तीन जी का ये पूछना है कि 40 का मतलब उनका वैक्सीन लगा है? अच्छा, देखिए मैं फिर से वही बता रहा हूँ, वैक्सीन लगा है तभी 40। अगर वैक्सीन लगा होगा
तभी एंटीबॉडी आई होगी, या फिर उनको उस समय हल्का फुल्का इन्फेक्शन रहा होगा जो कि पता नहीं चला होगा। नहीं सर, पर हाँ 2 मतलब वैक्सीनेशन के बाद 40 आया ना, हाँ दोनों जी, डोज लग चुके हैं। हाँ हाँ, और मेरे तो वो हस्बैंड तो ने 2-3 बार करवाया मतलब कोरोना के बाद भी एंटीबॉडी कराया, अब वैक्सीनेशन के बाद भी कराया। अब वैक्सीनेशन के बाद उनका 400 आ रहा है, और कोरोना के बाद उनका कम आया था, मतलब एंटीबॉडीज बनी थी पर हाँ कम आया। कम तो आया डॉक्टर था, ने ये बिल्कुल बोला है कि आपको कोरोना हो चुका है इसलिए आपका 400 तक गया है, लेकिन नॉन बिल्कुल। कोविड वालों का इतना ही बनता है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो देखिए ना, वो तो अलग अलग टेस्ट में अलग अलग लिमिट है, कुछ लोग 20, कुछ लोग 18, कुछ लोग 5, मतलब वो अलग अलग टेस्ट के ऊपर है, बट किसी भी टेस्ट के हिसाब से 40 अदरवाइज एडिक्वेट है। मैं वो तो बता रहा हूँ कि आपको 40 वैसे तो काफी है, बट एक पर्सनल लेवल पे आपको अभी भी अपना प्रिकॉशन। रिलैक्स नहीं होना है। हाँ, जी जी एंटीबॉडी जी बोल सर। के रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि हमारे तो देखिए जैसे हम लोग एम्स में, हमारे जो मैं डिपार्टमेंट से हूँ साइकियाट्री से, वहां पे सारे बच्चों को वैक्सीन लगा है, और उसके बाद सारे बच्चों को कोविड हुआ है, सब लोगों को, एवरी सिंगल वन, कोई 30 के 30 को हुआ है। तो वैक्सीन पर ये हुआ है कि माइल्ड होके निकल गया, कोई भी सीरियस नहीं हुआ। तो वैक्सीन एक तो ये कर रहा है, वैक्सीन इन्फेक्शन नहीं रोक रहा है, लेकिन वैक्सीन उसको सिवियर होने से कम कर रहा है। लेकिन फिर हमने काफी सारे ऐसे केस भी सुने, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल हैं, है ना, फिर डॉक्टर CL जी गर्ग सर। भी थे, है ना, इन लोगों को जी सर। सबको वैक्सीनेशन लगा हुआ था, उसके बावजूद क्या कहते हैं बावजूद देखिए, ये सब। है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं मतलब 2 चीजें क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि वैक्सीन का फायदा है और सबको लगवानी चाहिए जल्द से जल्द, है ना। सिर्फ जिन लोगों को कोविड हुआ है उनको 3 महीना रुकना चाहिए, उसको छोड़ के बाकी सबको जल्द से जल्द वैक्सीन लगानी चाहिए। पर वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए कि जैसे हमें वैक्सीनेशन नहीं लगी, पर्सनल लेवल पे, ताकि हम वो दोबारा होने का रिस्क ही ना लें। थोड़ा टाइम और निकल जाए, ये साल निकल जाए, ज्यादातर लोगों को कोविड का वैक्सीन लग जाए, उसके बाद ये बीमारी खत्म हो जाएगी। जी थैंक यू सर, थैंक यू जी। मेरे ख्याल सभी के क्वेश्चन बहुत अच्छे डॉक्टर साहब ने दिए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका भी शेखर जी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर मेरी ना मॉर्निंग। बेटी है जैसे 2.25 साल की, उसको भी कोरोना हाँ जी। पॉजिटिव था। तो अब उसके अच्छा जी। अब जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, हम तो जैसे बीइंग अडल्ट बता देते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, तो बच्चों हाँ की जी। टेक केयर और फ्यूचर में प्रोटेक्शन कैसे करी जाए? हाँ जी, नहीं बिल्कुल अच्छा सवाल है। बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, बच्चों में एक अच्छी चीज है, एक तो बच्चों में ना थोड़े से पेट के लक्षण ज्यादा हो रहे हैं, उल्टी या दस्त। दूसरी चीज ये है कि बच्चों में देखा जा रहा है कि ना सिवियर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो जैसे हमारे रिलेटिव हैं, वो पीडियाट्रिशियन है, तो वो बता रहे हैं कि मतलब विद गॉड्स ग्रेस उन्होंने एक भी, मतलब इतने सारे बच्चों में एक भी सिवियर केस या एक भी मतलब बैड आउटकम नहीं देखा है। तो बच्चों के कोरोना में हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। हमको 2 ही चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो वो बहुत रेस्ट लें, क्योंकि बच्चे रेस्ट नहीं करते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, तो जितना हो सके वो रेस्ट लें। उनके पानी मतलब फ्लूइड काफी जाते रहे, क्योंकि जब ये वायरल इन्फेक्शन होता है, अगर हमारे शरीर में काफी हद तक पानी, नींबू पानी या नारियल पानी या ये इस टाइप की चीजें जाती रहे, या दूध, बच्चों को तो दूध भी अच्छे से दे सकते हैं, तो उससे ये वायरल के लक्षण काफी जल्दी, मतलब काफी हद तक लिमिटेड रहते हैं। तो ये 2 चीजों का अगर हम ध्यान रखें, तो बच्चों में हमको और बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा लगे कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या जैसे पहले बोल लेता था अब उनको बोल नहीं पा रहा है, या कुछ ज्यादा ही लेथार्जिक हो रहा है, बिल्कुल ही सुस्त सा बैठा है, उस केस में फिर एक बार हाथ के हाथ ही डॉक्टर को दिखाएं। अदरवाइज ज्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। डॉक्टर ऋषि का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब भी बुलाते हैं आप आ जाते हैं, और भी आगे हम आपको तकलीफ देते रहेंगे। जरूर जरूर, कोई तकलीफ नहीं है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रितिका जी एक बार शांति पाठ और महामृत्युंजय मंत्र करा दें। एक लंबी ओम ध्वनि के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्यावरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हे परमपिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमें योग से जोड़ा। हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, योग से जुड़े रहे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्राना, डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी नॉलेज दी। शेखर सर, कुमुद मैम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यहीं खत्म करते हैं। फिर दोबारा से डॉक्टर साहब को कभी तकलीफ देंगे। जरूर, अरे ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मौका दिया, और आप लोगों का भी सबका धन्यवाद। आप लोगों का भी दिन शुभ रहे। थैंक यू।